1766 में, हमने कल ही इस बात को पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेसिव हुई थी। 1766 में इन्होंने ज्वाइन किया हैंड विद निजाम टू अटैक हैदर। 1766 ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइंड हैंड्स विथ निजाम। पिछले क्लास में इसको बताया भी था, टू अटैक ऑन हैदर। हैदर पर आक्रमण करने के लिए 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम के साथ हाथ मिलाया और निजाम के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने मैसूर पे हैदर पर आक्रमण कर दिया। 1775 they clashed with Maratha. सेवनटीन 1666 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम के साथ हाथ मिलाया और अटैक कर दिया हैदर पे। बाद में ट्रीटी साइन हुई हैदर और ब्रिटिश के बीच में और 1775 में मराठा के साथ क्लैश हो गया। जो ये सवाल बहुत बार आता है, यह क्या हुआ था? ड्यू टू सक्सेशन इशू। हमने बहुत विस्तार से पिछली क्लास में पढ़ाया था। मराठों के बीच में एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। वो किसके बीच था? रघुनाथ राव वर्सेस बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड क्या था? ये इन्फेंट था, यह अवयस्क था, छोटा बच्चा था। इसको कौन लीड कर रहा था? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो नाना फडणवीस कर रहे थे बाजीराव का और रघुनाथ राव के साथ ब्रिटिश हो गई, प्लस ब्रिटिश ने उत्तराधिकार के में इन द सक्सेशन ही हैज फेवर्ड टू द रघुनाथ राव और 1775 में क्लैश हो गया। लॉन्ग वॉर चला 1775 से 1782 तक, एक लंबा वॉर चला। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसको हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। हमने डिटेल में पढ़ाया था कि 3 ट्रीटी हुई थी इसमें। फर्स्ट एंग्लो मराठा 3 ट्रीटी हुई। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ सलीबाई। तो फर्स्ट मराठा, एक सवाल फिल्म का क्या हो गया? फर्स्ट मराठा वॉर में कितनी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ सूरत किससे हुई? रघुनाथ राव के साथ। ट्रीटी ऑफ सूरत थी रघुनाथ राव के साथ। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के साथ हुई? फडणवीस के साथ, नाना फडणवीस के साथ। तो 3 ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और इसमें माधवराव सेकेंड को लीडर, देखिए पहला क्या हुआ, इन्होंने साथ दिया रघुनाथ राव का शुरू में। इसमें क्या किया? नाना के साथ ट्रीटी की और बाजीराव सेकेंड को इन्होंने पेशवा मान लिया। आप क्रोनोलॉजी देखिएगा। और पेशवा मानने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया? सेल्सेट लिया, वॉर इम्यूनिटी, सेल्सेट एंड वॉर इंडिनिटी। सेल्सेट लिया और वॉर इम्यूनिटी लिया। उसके बाद होती है
ट्रीटी ऑफ सलीबाई, थर्ड होती है ट्रीटी ऑफ सलीबाई। ट्रीटी ऑफ सलीबाई में क्या होता है, इसमें उनको बसीन और सेल्सेट दोनों मिलते हैं। पिछले क्लास में इसको बहुत विस्तार से बताया गया है, पिछले क्लास में हमने बड़ा विस्तार से इसको आपको बताया हुआ है। अब ट्रीटी ऑफ सलीबाई का फायदा क्या हुआ, इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ सलीबाई? ट्रीटी ऑफ सलीबाई का महत्व क्या है, इससे फायदा क्या होता है, इससे क्या इनको फायदा मिलता है? इससे फायदा ये हुआ कि ब्रिटिश जो है मैसूर पर प्रेशर बना सके। सी ये डिवीजिव पास में थी, ब्रिटिश एबल टू एक्सर्ट प्रेशर। कैसे? जब ट्रीटी ऑफ सलीबाई हो गई तो मराठा ने प्रॉमिस किया कि जब हो गई तो मराठा ने प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेंगे। जब ये ट्रीटी हुई तो मराठा ने प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेंगे रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर। तो अपनी टेरिटरीज को हैदर से रिकवर करना। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया सलीबाई का, एबल टू exert pressure on मैसूर। दूसरा, मराठा promised to help British in recovering treaties from हैदर। तो सर क्या हुआ, उन्होंने एक डिवीजन कर दिया किसके किसके बीच में, भारत की शक्तियों के बीच में। और ट्रीटी ऑफ सलीबाई ने क्या किया, एक स्टेटस को दिया। ट्रीटी ऑफ सलीबाई ने मराठा और ब्रिटिश के बीच एक स्टेटस को दिया, जो 1775 से 1782 के बीच संघर्ष हुआ ब्रिटिश और मराठा के बाद। इसके बाद जो एक स्टेटस को आ गया, उससे बड़ा फायदा हुआ। उससे फायदा यह हुआ कि ब्रिटिश अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। क्लियर? अब 1780 में फिर वॉर हैदर के साथ हो गया। 1780 में वॉर हो गया, वॉर विथ हैदर। ये हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पढ़ रहे हैं। 1780 में हैदर के साथ वॉर हो गया। अब हैदर के साथ वॉर हो गया, हैदर सारे इलाकों को जीत रहा था, लेकिन क्या किया, हेस्टिंग ने ब्राइब किया निजाम को। अब यहां पर जब वॉर हुआ तो हेस्टिंग ने ब्राइब निजाम निजाम को इंग्लिश ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्राइब कर दिया। इस ब्राइब पर असर क्या हो गया, ग्रैंड अलायंस टूट गया। ब्राइब कैसे किया कि हम आपको गुंटूर का इलाका देंगे। तो गुंटूर प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू द एरिया ऑफ द गुंटूर। तो गुंटूर ब्राइब करने निजाम ब्राइब कर दिया और निजाम विड्रॉ कर गया ग्रैंड अलायंस से। 1781 में 1781 1782 ये दो महत्वपूर्ण तिथि हैं। 1782 में आयरकूट ने हैदर को हराया।
Ayercourt defeated Hyder in 1781 at Port Row. ये भी अच्छा सवाल है। तो कौन कौन हुआ? प्लेस का नाम हो गया, आयरकूट हो गया और हराया उन्होंने। 1782 में हैदर डाइड। 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई और 1784 में टीपू के साथ पीस हुई। तो इससे क्या फर्क आया? इससे महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि चूंकि दोनों साइड जीत नहीं पाए थे, तो दोनों ने रिस्टोर्ड ऑल कॉन्क्वेस्ट, रिस्टोर्ड ऑल। जितनी भी इलाके इन्होंने जीते थे, वो सारे के सारे इलाके इनके वापस कर दिए। दोनों ने अपने जो जीते इलाके थे वापस कर दिए। अब टीपू एक्सपेल करना चाहता था ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। टीपू वॉज कीन टू एक्सपेल ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। टीपू ब्रिटिश को इंडिया से एक्सपेल करना चाहता था। वॉर ब्रोक आउट हो गया 1789 में। 1789 में ब्रिटिश और टीपू के बीच वॉर ब्रोक आउट हो गया। 1792 में टीपू वॉज डिफीटेड। और श्रीरंगपत्तनम की संधि हो गई। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम। ये सवाल बहुत आता था पहले, अब थोड़ा कम आता है, ये भी अच्छा सवाल है। जिसमें क्या हुआ, टीपू ने हाफ टेरिटरी अपनी दे दी। टीपू ने जो आधा राज्य था, हाफ ऑफ टेरिटरी सीडेड टू ब्रिटिश। जो आधा राज था टीपू का, वो ब्रिटिश के पास चला गया और 330 लाख रुपया, 330 लाख रुपीस, 330 lakhs rupees as war indemnity। 330 लाख रुपीस एक वॉर इंडेमिनिटी के रूप में टीपू को देना पड़ा। अगर आप देखें तो दो महत्वपूर्ण थे। 70, तो जो हेस्टिंग का टाइम था 1772 टू 1785, इसका काल था वॉरेन हेस्टिंग्स का समय। इट इज द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसमें एक्सपेंसिव पॉलिसी चलाई गई। और कॉर्नवालिस का टाइम था 1786 टू 93, 1786 टू 1793 टाइम था कॉर्नवालिस का। ये कॉर्नवालिस का समय था। 1798 टू 1805 ये था लॉर्ड विलिजली। लॉर्ड विलिजली का समय था। बेंटिंग का टाइम आता है 1828 टू 1835। बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1828 टू 1835। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ये सवाल अक्सर आते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम था 1836 टू 1844, 1836 टू 1844। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद इंपॉर्टेंट थे लॉर्ड हार्डिंग्स, फिर डलहौजी 1848 टू 56।
इसको आप याद करिए। उसका रीजन ये है कि सवाल अक्सर इस बात पर आते हैं, क्रोनोलॉजी पे कौन पहले आया, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। अभी सवाल बनाइए, ए बी सी डी कर देते। अब इनको आप सीरियल से लगाइए इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बी सी डी, बी ए सी डी टी, सी ए बी ए सी डी, डी सी डी ए डी। अब आपको पता है कि डलहौजी लास्ट में आएंगे, डलहौजी सब लास्ट कर दिया। जब तक आपको इन तीनों के बारे में आइडिया नहीं होगी आप आंसर नहीं कर पाओगे। अब एबीसी देखिए, एबीसी इसमें है, डी हटा दीजिए, डी को आप हटा दीजिए। डी क्यों हटा दे रहे हैं? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे लास्ट में आए, सॉरी लॉर्ड डलहौजी सबसे लास्ट में, सब पता है। अब आपको हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेल्लेसली तीन में आपको देखना है। तो पहले में क्या है? हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेल्लेसली। दूसरे में क्या किया गया है? हेस्टिंग्स, वेल्लेसली, कॉर्नवालिस। तीसरे में क्या किया गया है? कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स। ये भी आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग पता है हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस। अब आपको संघर्ष इन दो होगा, यू विल हैव अ स्ट्रगल बिटवीन दीस टू। इन दोनों में आपको संघर्ष की आवश्यकता होगी। एक होता है, एक रोहिला वॉर, अक्सर पूछते हैं रोहिला वॉर। उनकी एक स्पेशलिस्ट पॉलिसी में एक रोहिला वॉर हुआ। ये कब हुआ? 1774 में। इसके होने के कारण क्या था? जो हफीज रहमत खान थे, हफीज रहमत खान, हफीज रहमत खान, हफीज रहमत खान को ये एक ट्रीटी किया नवाब और इनको डर लगता था किससे? फ्रॉम मराठा। इन्होंने ट्रीटी किया विथ नवाब ऑफ अवध। नवाब अवध के नवाब के साथ हफीज रहमत खान ने एक ट्रीटी किया जो रोहिला के थी। क्यों किया उन्होंने ट्रीटी? फियरिंग फ्रॉम मराठा। इनको मराठों से डर लग रहा था, इस डर से उन्होंने एक ट्रीटी किया। लेकिन कोई अटैक, लेकिन मराठा नॉट अटैक, मराठा से कोई अटैक नहीं हुआ। मराठों ने कोई अटैक नहीं किया। अब जब नवाब ने पैसा मांगा, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो नवाब प्लस ब्रिटिश अटैक ऑन रोहिला। ये ब्रिटिश की विस्तारवादी नीति थी। ब्रिटिश से क्या मतलब था? आज रोहिला वॉर के कारण उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उनको बहुत, इस बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज, आपने काम क्यों किया। अब हम थोड़ा देखते हैं हेस्टिंग के समय में, हेस्टिंग्स एंड हिज पॉलिसीज। ये हम क्यों जानना चाहते हैं? बिकॉज हेस्टिंग्स वाज इम्पीच्ड। हमने पढ़ाया, उससे रियलाइज कर रहे हैं, हेस्टिंग्स वाज इम्पीच्ड। हेस्टिंग को इम्पीच किया गया। जब हेस्टिंग्स वापस गए, इनको इम्पीच किया गया। अगर हेस्टिंग का समय देखें तो हेस्टिंग के समय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, और वह घटनाएं जो उनकी, हम बेसिकली बात करते हैं हेस्टिंग की उस पॉलिसी को, जो पॉलिसी हेस्टिंग की विस्तारवादी नीति को लेकर थी।
जो हेस्टिंग का टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में कंसंट्रेट करते हुए 1772 to 1785 टाइम का था, 1772 to 1785। ये हम अलग से इसलिए लिखना चाह रहे हैं, कई बार सवाल आ जाते हैं जो सिर्फ पूछते हैं कि ये किसके समय में घटना हुई है। तो रोहिला वार कब हुआ है? 1774। क्यों हुआ? जो रोहिला थे, जो रोहिलास थे, वह डर रहे थे मराठों से। उस डर के कारण उन्होंने ट्रीटी किया था नवाब अवध के साथ। मराठों ने कोई अटैक नहीं किया, नवाब मनी चाहता था, रहमत देना नहीं चाहते थे, तो नवाब ब्रिटिश की सहायता से रोहिलास उन्होंने अटैक कर दिया। दूसरा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 के बीच। हम लोग डिटेल में पढ़ा हुआ है इसको, बहुत ज्यादा हमने समझने की कोशिश की है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। दूसरा, एंग्लो मैसूर वॉर। जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, वह जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है 1780। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट था 1767 टू 69। ये है सेकेंड। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हेस्टिंग्स के समय में नहीं हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1767 टू 1769 हुआ था, जिसमें हैदर इसमें विक्टोरियस था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 1769 हुआ है। उस समय हेस्टिंग्स इंडिया नहीं आए थे। तो इस में मैसूर विक्टोरियस रहे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 1784 हुआ। अब इसका मेन कॉज क्या था? मेन कॉज ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, what was the main cause of second Anglo-Mysore war? First, जो डिफेंसिव ट्रीटी थी हैदर के साथ ब्रिटिश एंड हैदर एक डिफेंसिव ट्रीटी हुई थी। उसमें कहा गया था कोई अगर अटैक करेगा तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन जब 1771 में मराठास अटैक ऑन हेस्टिंग्स, ब्रिटिशर्स नॉट हेल्प। ब्रिटिशर्स ने उनको हेल्प नहीं किया। दूसरा, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हॉस्टिलिटी हो गई। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें ब्रिटिश एंड फ्रेंच में हॉस्टिलिटी हो गई। पहला कारण नेशनल था, दूसरा कारण इंटरनेशनल था। और जो फ्रेंच क्या थे? एलाई ऑफ हैदर थे। फ्रेंच हैदर के एलाई हुआ करते थे। इस कारण से दोनों के बीच हॉस्टिलिटी यहां हो गई। ब्रिटिश ने माहे को कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश कैप्चर्ड माहे।
ब्रिटिश ने माहे को कैप्चर कर लिया। माहे के साथ इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ एक फ्रेंच सेटलमेंट था। ये क्या था, यह एक फ्रेंच सेटलमेंट था। विद इन हैदर्स एरिया, हैदर के एरिया में यह एक फ्रेंच सेटलमेंट था। तो जाहिर सी बात है, अगर अटैक करो तो दिक्कत आई। चौथा, हैदर फॉर्म्ड ग्रेट अलायंस निजाम एंड मराठा इन 1779। हैदर formed a great alliance with Hyder plus Maratha plus निजाम। यह ग्रेट अलायंस फॉर्म हो गया और इस ग्रेट अलायंस से ब्रिटिश को चिंता होनी स्वाभाविक थी। तो यह मेन कॉज ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। वॉर स्टार्ट हो गया और उन्होंने गुंटूर को कैप्चर कर लिया। वॉर स्टार्ट हो गया और हैदर की जो गुंटूर और नॉर्दर्न सरकार। अब वॉर स्टार्ट हो गया, जब वॉर स्टार्ट हो गया तो इंग्लिश ने दो एरिया कैप्चर कर लिया, गुंटूर एंड नॉर्दर्न सरकार। ये दो एरिया कहां थे, ये बोथ एरियाज आर अंडर द हैदर टेरिटरी। उन्होंने विदाउट परमिशन इसको कैप्चर कर लिया। अब हैदर ने डिफीट क्या, कॉलोनल वैली को। अब ये किया क्या, ये इंग्लिश ने किया, ये इंग्लिश ने किया। हैदर डिफीटेड कर्नल बेली, जो उनकी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने आरकाट को कैप्चर किया। 1780 में कैप्चर्ड आरकाट। 1780 में उन्होंने आरकाट को कैप्चर कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, उन्होंने इस कॉन्फिगरेशन को तोड़ दिया, उन्होंने निजाम के साथ पीस कर लिया। मैंने पहले बताया निजाम के साथ। अब क्या इंग्लिश ने क्या किया, पीस विथ निजाम। गुंटूर के एरिया को देने की बात, और दूसरा हौसले से फ्रेंडशिप कर ली। गुंटूर का जो एरिया था उसको देने की बात कहकर उन्होंने निजाम को अपने साथ किया और भोसले के साथ एक फ्रेंडशिप कर ली और एक अंडरस्टैंडिंग की सिंधिया के साथ, और एक अंडरस्टैंडिंग की सिंधिया के साथ। एंड एन अंडरस्टैंडिंग विद सिंधिया। इससे क्या हो गया, जो ग्रैंड अलायंस था बिखर गया। खत्म हो गया। जो ग्रैंड अलायंस था पूरी तरह से फिनिश हो गया। हैदर अली आइसोलेट हो गए and he was defeated by Sir Ayerkut, and he was defeated by Sir Ayerkut at Port Noro। वह आयरकूट के हाथों पोर्ट नोवो में हार गया। कब हारा ये, 1781 में, मार्च 1781। मार्च 1788 में इनके हाथों हार गया। बाद में हैदर कैसर से डेथ हो गई और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1783 में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1783 में साइन। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि जब आपको वॉरेन हेस्टिंग्स की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे लिखना होगा, तो यू हैव द टू इंपॉर्टेंट वॉर्स।
This is the reason why these two wars are being repeatedly asked in your examination system. Second Anglo-Mysore War and First Anglo-Maratha War. आप अगर पिछले 20 सालों का पेपर निकालिए किसी भी एग्जाम का, किसी भी स्टेट के पीसीएस का, तो हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं. अगर 20 साल का पेपर हम यूपी एमपी के पीसीएस और यूपीएससी का निकाल के देखें तो इन तीनों एग्जाम में मिला के 10 बार से कम नहीं पूछा गया होगा. और ये जो वॉर के न्यूआंसेस हैं ये डिटेल में किताबों में आसानी से नहीं मिलते और सवाल ऐसे पूछे जाते रॉन्ग हो जाते. सबसे आसान सवाल क्या है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. चलिए इसको क्वेश्चन आते हैं. इन विच वॉर happened during tenure of Warren Hastings? A. First Anglo-Mysore. B. Second Anglo-Mysore. C. Third Anglo-Mysore. D. First Anglo-French War. चार लिख दिया आपने? चार लिख दिया आपने? अब आंसर आइए. ऑप्शन ए बी सी डी. ऑप्शन बी ए सी डी. ऑप्शन सी ए बी. ऑप्शन सी बी. क्लियर? अब आइए मेंस को लेके. ब्रिटिश शासन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन में आस्क्ड टू वे. वन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. बी. सेकंड expansionist policy of British India. Third, expansionist policy of Clive, Hastings, Cornwallis, Wellesley. अब आप जरा एक रिलेशन देखिए प्रीलिम्स के एग्जाम के और मेंस के एग्जाम के. आप प्रीलिम्स और एग्जाम मेंस के एग्जाम के बीच का एक रिलेशन देखने की कोशिश करें. रिलेशन क्या है? ये सवाल जो मेंस का एग्जाम का दिख रहा है ये प्रीलिम्स में भी है. इस पर भी सवाल आ सकता है, इस पर भी आ सकता है. इसमें क्या होगा? इसमें होगा ओनली अप टू 1857. इसमें क्या होगा? अप टू 1947. इसमें जो 4 आदमी का कालक्रम है. क्लियर? तीसरी इंपॉर्टेंट बात हेस्टिंग की साइन की है पिट्स इंडिया एक्ट. हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट. अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट वाज प्रूव्ड unsatisfactory document.
रेगुलेटिंग एक्ट एक असंतुष्ट दस्तावेज के रूप में सामने आता है, और जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स फेल कर गए। जो ऑब्जेक्टिव थे, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके इस जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, वह ऑब्जेक्टिव फेल कर गया। जब फेल कर गया तो जाहिर सी बात है, अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो चाहते थे भारत में एक बेहतर शासन चलाना, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव फेल कर गया, और ये तुरंत समझ में लग गया कि ये एक्ट जो है अपनी बात को कहने का। तो जनवरी 78 में पिट द यंगर, जनवरी 1784 में पिट द यंगर, जो उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उसका बड़ा अपोजिशन हुआ और बिल पास हुआ आफ्टर 7 मंथ्स, और ये अगस्त 74 में इसको रॉयल एसेंट मिला। अब वही पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट नाम से मशहूर हुआ। पहला बात क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये कितने 6 आदमी का किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वह कंसिस्ट करेगा 6 लोगों को, 6 आदमी। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट कौन करेगा, क्राउन, अपॉइंटेड बाय क्राउन। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा, 6 मेंबर का होगा, ये क्रिएट किया गया, इट वॉज क्रिएटेड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आप किसी भी तरह से कंफ्यूज मत करिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो अलग अलग चीज है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें 6 लोगों को, जिसमें 6 मेंबर होंगे। अब दूसरा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। तो 2 संस्था हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको रिटेन किया गया, इट वॉज रिटेन्ड विदाउट एनी अल्टरेशन। किसी भी अल्टरेशन को किए बगैर, किसी भी परिवर्तन के किए बगैर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको रिटेन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेटिंग एक्ट में था उसको रिटेन किया गया। तीसरा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया गया, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल काउंसिल रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। 4 का नुकसान क्या था हमने पढ़ा हुआ है, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ, इंक्लूडिंग, इसमें कमांडर इन चीफ इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया गया, जो गवर्नर काउंसिल थी उसको रिड्यूस 4 से 3 कर दिया गया, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ। एक बड़ा लैंडमार्क क्या था, फॉरेन पॉलिसी। सबसे लैंडमार्क क्या था, फॉरेन पॉलिसी।
most landmark decision in India Act, the foreign policy. फॉरेन पॉलिसी सबसे लैंडमार्क डिसीजन था पिट्स का इंडिया एक्ट में। एक क्रिटिकल रिव्यू किया गया, सारे एक्ट का देखा गया, जो कंपनी के फंक्शंस पे कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, तो क्या किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो संस्था थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेगा? कॉमर्शियल फंक्शन। इसको आप याद करिए, ये जनरली लोगों को क्लियर नहीं होता है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वह देखेगा कॉमर्शियल फंक्शन, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा पॉलिटिकल अफेयर्स। क्लियर हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंटेन करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स, बोर्ड रिप्रेजेंट करेगा किंग को। जो बोर्ड क्या करेगा? ये बोर्ड ये रिप्रेजेंट करेगा किंग को। ये रिप्रेजेंट करेगा किंग को, रिप्रेजेंट किंग। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? इट विल रिप्रेजेंट टू द किंग। और जो डायरेक्टर्स हैं, ये 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 सिंबलाइज करेंगे कंपनी को। क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस पार्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब हुआ, फॉरेन अफेयर्स में चेंज आया। फॉरेन अफेयर्स में मेजर चेंज आया। दो संस्थाएं हुई, दो संस्थाएं हुई। एक संस्था क्या हो गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरी क्या हो गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक अच्छा सा सवाल क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, यह पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में क्रिएटेड इन दिस एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, वह पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में क्रिएट किया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यह देखेगा कॉमर्शियल फंक्शन, जो व्यापार का काम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह देखेगा कॉमर्शियल फंक्शन, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यह देखेगा पॉलिटिकल अफेयर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किंग को, क्राउन को, रिप्रेजेंट क्राउन। क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर देखा है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है क्राउन को, किंग को। और डायरेक्टर ये सिंबलाइज कर रहे हैं कंपनी को। जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी इस सवाल को सही कर सकता था। और मुझे ये भी काफी यकीन है कि शायद ही किसी को यह डिफरेंस पता हो। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तब मुझको डिफरेंस पता नहीं था। स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ मैं फिर से करूं।
अब वॉरेन हेस्टिंग्स को इम्पीच किया गया। देख लिया, लिख लो उसको, लिख लो, राइट। वॉरेन हेस्टिंग इम्पीच हो गए। ये भी अच्छा सवाल हो गया। कौन सा हमारा एक गवर्नर जनरल था जो इम्पीच हुआ था? ही वॉज इम्पीच 1787 में। इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीच कर दिया गया। अब जो इम्पीचमेंट किया गया, इम्पीचमेंट का आधार क्या दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। ये भी अच्छा सवाल है। ऑन विच ग्राउंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, एक्सेस जो उन्होंने प्रशासनिक रूप से अति कर दी थी, उसको देखते हुए उनको इम्पीच किया गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट था उनका रोहिला वार, नंद कुमार। उसमें तीन चीज थे, रोहिला वार। अब देखिए, रोहिला वार पर सवाल क्यों आता, सोचिए आप। रोहिला वार, नंद कुमार, राजा चैत सिंह, बेगम ऑफ अवध। ये चार महत्वपूर्ण कारण थे जिसपे इनका इम्पीचमेंट हुआ। तो उनके सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के थे, वह ये चार कारण थे। तो राजा चैत सिंह कहाँ के थे? बनारस के थे। 1795 में, 1795 में इनका एक्विटल हुआ। 1795 में इनका एक्विटल हुआ और उनको पेंशन प्राप्त हुआ कंपनी से। जब तक 1818 में उनकी डेथ हुई, 1880 तक वो जिंदा रहे, तब तक वो कंपनी से पेंशन प्राप्त करते रहे। अब नंद कुमार ट्रायल था क्या? नंद कुमार एक इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल थे। नंद कुमार कौन थे? इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल थे। यह एक प्रभावशाली कर्मचारी थे। अब उनको हैंग टू डेथ किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, जो लोग लॉ के होने पढ़ा होगा, हैंग टू डेथ किया। ये भी सवाल आता है, जज कौन था? एम्पे, जस्टिस एम्पे ने हैंग टू डेथ का ऑर्डर पास किया था। सर एलिजा एम्पे बोलते हैं उसको, सर एलिजा एम्पे। तो नंद कुमार ट्रायल में तीन चीज हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो आरोप क्या लगाया गया कि नंद कुमार ने, कहा जा रहा है कि नंद कुमार के केस में कॉन्स्पिरेसी की गई और उन पर, अब इन पर जो उस समय एक फोर्जरी छोटा ऑफेंस था, पेटी ऑफेंस ऑफ फोर्जरी, पेटी ऑफेंस ऑफ फोर्जरी का चार्ज लगाया गया। फोर्जरी के छोटे से ऑफेंस का चार्ज लगाया गया और उनके ऊपर इंग्लिश लॉ वॉज अप्लाई, इंग्लिश लॉ अप्लाई किया गया। ये कहा जाता है कि जस्टिस एम्पे ने और वॉरेन हेस्टिंग्स ने, दूसरे है राजा चैत सिंह, राजा चैत सिंह, राजा चैत सिंह ऑफ बनारस। क्या अगर उन्होंने ट्रिब्यूट देने में डिले किया, उनका छोटा सा अपराध था, उन्होंने ट्रिब्यूट देने में डिले किया। जो ट्रिब्यूट दिया जाता है उसको देने में उनसे डिले हो गया और उनको भी सजा दी गई। तो छोटी सी बात थी,
इनको ट्रिब्यूट में थोड़ा सी देरी हो गई और उन्होंने हेस्टिंग ने हैवी फाइन इम्पोज कर दिया। तीसरा है बेगम ऑफ अवध। जरा दिमाग लगाए समझ आ जाएगा, ये सारे सवाल पूछे क्यों जाते हैं। अब बेगम ऑफ अवध के साथ क्या था? बेगम ऑफ अवध थी, वो ग्रैंड मदर थी नवाब ऑफ अवध की। हेस्टिंग ने हेल्प किया नवाब बाई सेंडिंग ट्रूप, जिन्होंने बेगम का पैसा रख लिया था। बेगम का पैसा नवाब ने रख लिया था। अब नवाब की हेल्प करने के लिए हेस्टिंग ने अपनी सेना भेज दी थी। ये कुछ कारण थे जिसको लेकर कहा जाता है हाई हैंडेड पॉलिसी। अब एक सवाल यहां से और देखिए, एक सवाल आप और देखिए। एक्सपेंशनिस्ट निस्ट एंड हाई हैंडेड पॉलिसी, विस्तारवादी और अतिवादी नीतियां। विस्तारवादी या अतिवादी काम। हेस्टिंग के साथ खास बात क्या थी? हेस्टिंग को कई लैंग्वेज आती थी, बंगाली, पर्शियन। हेस्टिंग को बंगाली भी आती थी, पर्शियन भी आती थी। बंगाली एंड पर्शियन। बहुत ही ओरिएंटल टेस्ट किया, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। उन्होंने ओरिएंटल टेस्ट डेवलप किया। उन्होंने कई इंडियन लैंग्वेजेस को किया। देखिए, आप क्लास को समझने की कोशिश करिए, क्लास किस तरह से चलाई गई है। वॉरेन हेस्टिंग, एक तो क्या हो गया, वॉरेन हेस्टिंग के समय कौन कौन से काम हुए? ए, बी, सी, डी। अब जो पिट्स का इंडिया एक्ट है वो किसके टाइम में आया? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। तो कौन कौन से काम हो गए इनके टाइम में? रेगुलेटिंग एक्ट, 1773। पिट्स का इंडिया एक्ट, पिट्स 1780। हेस्टिंग्स का टाइम क्या था? 1772 टू 1785। 1772 टू 1785। सेकेंड, एंग्लो मैसूर, फर्स्ट मराठा वॉर। ठीक है, और बताएं, और बताएं। नंद नंद कुमार, राजा चैत सिंह, बेगम ऑफ अवध, इंसिडेंट्स, रोहिला वॉर। ई, इम्पीचमेंट। अरे कुछ छूट रहा है? याद करिए, बताएं, कुछ छूट रहा तो नहीं? बताएं। अब जो एग्रेशन पॉलिसी थी वो हेस्टिंग्स के पहले स्टार्ट हो गई थी। हेस्टिंग इज नॉट ओनली स्टार्टेड एग्रेशन पॉलिसी, इट वाज स्टार्टेड बिफोर द हेस्टिंग्स। जो 1776 में जो वॉर जो हुआ था वहां शुरू हो गया था। उन्होंने इंग्लिश में हाथ मिला लिया था निजाम से टू अटैक ऑन द मैसूर। कुछ छूट तो नहीं रहा है, अमेरिका कुछ छूट नहीं रहा है। अब इसको सवाल मिलाइए, ट्राई टू सीक टू क्वेश्चन। देखिए, अब इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3, इंफॉर्मेशन 4, 5, 6, 7,
8, 9। ये 9 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। कौन कौन सी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कंपैरिजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। अब आप एक तरफ रेगुलेटिंग एक्ट लिख लीजिए और एक तरफ आप पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट लिख लीजिए। अगर ये दोनों आप लिख लेते हैं तो आपका काम क्या होता है, आसान हो जाता है। अपनी कॉपी में आप दोनों एक साथ लिख लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजीली आप इस बात को आंसर कर लेंगे। आप देखिए पहले रेगुलेटिंग एक्ट, ये आप इस तरह से चार्ट अगर नहीं बनाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। टर्म ऑफ ऑफिस किसका, मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का टर्म ऑफ ऑफिस था उसका उन्होंने टर्म क्या किया, 1 साल से 4 साल किया, 1 to 4 years and 1/4 रिटायर एवरी ईयर। क्या इसमें कोई चेंज किया गया, जस्ट चेक इट। दूसरा, गवर्नर जनरल काउंसिल, एक गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई और वो गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर थे। फोर मेंबर एंड गवर्नर जनरल कास्टिंग। हो गया, बताएं नेक्स्ट बताएं। हम सिर्फ कंपेयर के जहां चेंज किया उन्होंने, जहां चेंज नहीं किया उसको छोड़ देते हैं, वो तो आप जानते ही हो। अब आते हैं इसमें, यहां कोर्ट ऑफ कंट्रोल, यह पहले नहीं था। जो इनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसमें इसमें आपको कोई चेंज नहीं है। इसमें पहला, इसमें नो चेंज। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया गया इनके कंपोजिशन में। इसमें 4 to 3, यहां 4 मेंबर थे, 4 मेंबर से 3 मेंबर हो गए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में है उसमें नहीं था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स क्रिएटेड, और ये कैसे होंगे, अपॉइंटेड बाय क्राउन। इनके अपॉइंटमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं होगा। देखिए ध्यान से सोचिए, जस्ट थिंक फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, सोचिए इसको आप। हम सिर्फ देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के जिन प्रावधान को चेंज नहीं किया उसको रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं, वो तो आप जानते ही जानते हो, उसको आप जानते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जो दो महत्वपूर्ण जो प्रावधान चेंज हो रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला प्रावधान था
इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो दूसरा प्रावधान है इसमें चेंज हो जाता है और एक नया प्रावधान आता है। पहली बार क्राउन का हस्तक्षेप आ रहा है और ये क्या कर रहा है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है, ये फॉरेन अफेयर्स देख रहा है, ये क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकल इशू है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा क्राउन। और जो इनका जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है ये क्या हो गया, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी तक सीमित हो गया। अब इसको और इंटरप्रेट करिए, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है ये, इसका फैसला क्या होगा, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमर्शियल इशू ओनली। एक सवाल प्रीलिम्स का और बन गया, बिकॉज दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स is representing the company and they are confined only to commercial issues. Therefore, if any foreign affairs are involved here, it has to be dealt by the crown, not by the East India Company. It's clear, not clear? एक सवाल प्रीलिम्स का और आ गया कि by which act the foreign affairs will be taken care of by the crown. एक सवाल आप और कर सकते हैं, what regulating act cannot do, उसमें आप 3 ऑप्शन डालिए, चौथा डालिए the foreign affairs। कौन देखेगा, इससे कंपनी नहीं देखेगी, कौन देखेगा, क्राउन देखेगा। क्लियर नहीं हुआ? और जो 3 प्रोविजन उसके और थे वह हमेशा, अब देखिए फर्क क्या हुआ कि जो वॉर और पीस में गवर्नर जनरल काउंसिल थी, सुप्रीम थी, वॉर एंड पीस में। अब आप इसको एक स्टेप और देखिए, आप क्या करिए, अभी के लेक्चर के बाद आप मेरा रेगुलेटिंग एक्ट लेक्चर फिर से सुनिएगा। वॉर और पीस के मामले में गवर्नर जनरल काउंसिल सुप्रीम हुआ करती थी, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में। नाउ आफ्टर दिस फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस के मामले में कौन आ गया, क्राउन आ गया। इफ यू रीड द रेगुलेटिंग एक्ट, देयर वाज अ प्रोविजन कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसको सुप्रीम कर दिया गया ओवर अदर प्रेसिडेंसीज मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। लेकिन अब वॉर एंड पीस क्या है, फॉरेन अफेयर से हो गया, इसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। होप इट इज क्लियर, इट्स इनफ फॉर द डे। हम लोग एक दिन में उतना ही चैप्टर लेके चले जितना आप लोग समझ सको। देखिए कोर्स खत्म इस तरह से किया जाए कि आप लोग उसको समझ जाओ और एक डिटेल्ड कोर्स खत्म किया जाए। यूपीएससी एक सुपरफिशियल वे में पढ़ा के क्लियर नहीं करा जा सकता। यूपीएससी क्लियर तभी होगा जब आप डेप्थ पढ़ोगे। तो आपकी स्टडी में और मेरे लेक्चर में दोनों में डेप्थ होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू हैव डेप्थ ऑन इट। मैं फिर कहूंगा आप इसको और लोगों को बताएं, हम लोग बहुत सिंसियरली और बहुत ही डेप्थ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप लाइक करें, शेयर करें। आप लोग कमेंट जरूर लिखें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आप लेक्चर में क्या क्या सुधार चाहते हैं, आपको हेल्पफुल है नहीं, आप लोग कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।